तुनिशा सुसाइड केस एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और आरोपों के बाद में सुलझने की बजाय ये मामला और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। इस मौत मिस्ट्री पर टाइम्स ऑफ नवभारत वो बड़े खुलासे करने जा रहा है जो शीजान के झूठ को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। नवभारत के कैमरे पर हम आपको उस गवाह की तस्वीर भी दिखाएंगे जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वो शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। शीजान तुनिशा को उर्दू सिखाता था। उर्दू अल्फाज के माने तकसीम, बांटना, तरजीह, अवलिया, काश्तकारी, खेती बाड़ी, आलात, औजार, आफियत। शीजान ने तुनिशा को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया। शीजान की वजह से तुनिशा परिवार से दूर हो गई थी। तुनिशा की मां का आरोप शीजान ड्रग्स लेता था। इतना कहना चाहती हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना, मेरा बच्चा गया है। शीजान तुनिशा शादी करने वाले थे। ये वो बड़े खुलासे हैं जो तुनिशा की मौत के 5 दिन बाद धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ये वो खुलासे हैं जो सवाल बनकर पुलिस और तुनिशा के परिवार के साथ ही तुनिशा के चाहने वालों के सामने घूम रहे हैं। क्या तुनिशा पर धर्म बदलने का दबाव था? क्या शीजान ने प्यार के लिए धर्मांतरण की शर्त रखी? क्या शर्त न मानने पर शीजान ने तुनिशा पर दबाव बनाया? क्या शीजान के दबाव की वजह से तुनिशा ने मौत को गले लगाया? टीवी कलाकार तुनिशा शर्मा की मौत की गुत्थी जो है वो कई सारे आरोपों और सबूतों के बाद अब जांच में सुलझने की जगह और उलझती चली जा रही है। पुलिस ने इस मामले की शुरुआत भले ही सुसाइड के मामले से की थी, लेकिन अब जिस तरीके के दावे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के आरोप सामने आ रहे हैं और सबूतों और स्टेटमेंट्स की रिकॉर्डिंग के बाद ये मामला किसी और दिशा में लव जिहाद जैसे प्रकरण की ओर इशारा कर रहा है। हम ऐसा इसलिए क्यों कह रहे हैं वो समझिए। तुनिशा का परिवार लगातार शीजान पर लव जिहाद का आरोप लगा रहा है। तुनिशा की मां ने शीजान पर तुनिशा को उर्दू सिखाने, हिजाब और बुर्का पहनने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, वनिता ने यह भी आरोप लगाया कि तुनिशा के इन बातों को नहीं मानने पर शीजान उसे टॉर्चर करता था। वहीं तुनिशा के मामा पवन शर्मा ने भी शीजान पर हिजाब पहनने के लिए दबाव बनाने की बात कही है। पुलिस ने अभी जो कोर्ट में बताया तो कि शीजान ने और लड़कियों की जो चैट्स हैं वो डिलीट कर दी हैं, तो उन्हें वो चैट रिकवर करने के लिए रिमांड और चाहिए, तो इसलिए कोर्ट ने उनको 2 दिन का रिमांड दिया है। तो एक बार वो चैट आने दीजिए अपने आप सब सच। आखिरी सवाल लूंगी मैं कि बातचीत करने पे काफी दोस्तों से और घर वालों से भी, आपके अन्य लोगों से जब हम कल मिले बिल्डिंग के नीचे, तो उन्होंने भी कहा कि बिहेवियरल चेंज था, थोड़े से पर्दे को लेकर भी बातचीत थी, बुर्का हिजाब की लेके, वो एग्जैक्टली क्या बात? देखिए, मैं चाहता हूँ पुलिस के सामने आने दीजिए। मैं इन्वेस्टिगेशन में हम लोग इन्वेस्टिगेशन में कुछ इंटरफेयर नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं सब कुछ पुलिस खुद सामने लाए। क्या ये डिटेल आंटी जी ने दी है? जी, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बिल्कुल साफ है, पवन शर्मा द्वारा इस बात को एटलीस्ट कबूला गया है कि पर्दे की जो बात थी, हिजाब की जो बात थी, वो खुद तुनिशा की मां द्वारा दी गई है। पुलिस हर बीतते दिन के साथ ही सवालों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए पुलिस शीजान के साथ ही उसके परिवार से भी सवाल जवाब कर रही है। आज जब शीजान की बहनें वाली पुलिस के सवालों का सामना करने पहुंची, तो इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने भी कुछ सवाल पूछे, लेकिन बिना कोई जवाब दिए दोनों थाने के अंदर चली गई। मैम, एक बार बता दीजिए कि शीजान पे जो इल्जाम लग रहे हैं क्या वो सच्चे हैं या झूठे हैं? मैम, शीजान पे बात की जा रही है कि शीजान और तुनिशा का जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा गहरा है। शीजान या उसका परिवार भले ही सच से मुंह चुराए, मगर जो खुलासे शीजान को लेकर हुए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। शीजान तुनिशा को उर्दू सिखाता था। तुनिशा हिजाब पहनने लगी थी। तुनिशा परिवार से दूर रहने लगी थी। 24 दिसंबर को दोनों में 1.5 घंटे बात हुई। व्हाट्सएप पर शीजान की गर्लफ्रेंड से बात हुई। शीजान ने सारे व्हाट्सएप चैट डिलीट किए।
तुनिशा के सुसाइड के बाद व्हाट्सएप चैट डिलीट। तुनिशा सुसाइड मिस्ट्री में लगातार खुलासे हो रहे हैं। इस मिस्ट्री पर तुनिशा के नौकर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। नौकर का दावा है कि शिजान तुनिशा शादी की तैयारी में थे। शिजान तुनिशा के घर रुकता था। 4 से 6 दिनों तक तुनिशा के घर रुकता था। तुनिशा की मां शिजान के घर जाती थी। तुनिशा के नौकर ने बेहद ही सनसनीखेज दावे किए हैं। अगर ये दावे सही हैं तो कई और सवालों के जवाब बेहद ज्यादा उलझ सकते हैं। सवाल ये कि अगर दोनों शादी करने वाले थे तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप के बाद ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने जिंदगी से बेहतर मौत को माना। इन सब के बीच एक मां अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए गुहार लगा रही है। आज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वनिता से मुलाकात की। इस दौरान वनिता ने शिजान को सजा दिलाने की बात कही। मतलब उनके माताजी से पूरी बात हमारी हुई। आधा घंटा तक उनके साथ बात करते रहे और उन्होंने मतलब बहुत बड़ा दुख जताया है। और जो शिजान खान है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह की मतलब बातें उन्होंने हमारे सामने की है। मैंने भी आश्वासन दिया है कि पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं और शिजान को कठोर सजा मिलनी चाहिए। और हमने उनको पूछा कि भाई कितने दिनों के से उनके संबंध थे, तो जानकारी मिली कि 3 महीने से उनकी पहचान हुई थी। मतलब एक सीरियल में दोनों एक साथ आए थे और मतलब उन्होंने मतलब उनको इतना ट्रैप करने का प्रयत्न किया। वो घर बुलाते थे, उनकी माताजी घर बुलाती थी और इसी तरह की बातें चल रही थी। लेकिन उनके संबंध पहले से ही किसी और लड़की से थे। ये जब रुतिशा को मालूम हुआ तो उन्होंने मतलब ये स्टेप उठाया। तस्वीरों में दिख रही है वो लड़की है जिससे तुनिशा सुसाइड केस के सिलसिले में वाली पुलिस ने पूछताछ की जा रही है। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। तुनिशा ने सुसाइड किया या उसका मर्डर हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन इस मिस्ट्री में शिजान पर शक इसलिए गहरा होता जा रहा है क्योंकि वो बार बार अपना बयान बदल रहा है। बहरहाल पुलिस अब इस केस में रिक्रिएशन करा रही है। शिजान और अलीबाबा सीरियल के फ्लोर मैनेजर की मौजूदगी में पूरी घटना का सीन रिक्रिएशन हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक और सस्पेंस पैदा हो गया है। सस्पेंस की वजह है डीवीआर, शूटिंग की वो डीवीआर जिससे पुलिस को मिल सकते हैं तुनिशा के सुसाइड से जुड़े सवालों के जवाब। सारे सबूत, सारे सवाल, महज एक रात से ज्यादा इस वक्त कुछ भी नहीं है तुनिशा शर्मा की मौत में। पुलिस हालांकि हर एक एंगल की जांच कर रही है, सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। तुनिशा भी पुलिस के द्वारा किसी ठोस सबूत को पाने की पुष्टि नहीं हुई है। इतने सारे आरोपों और सबूतों को खंगालने के बाद भी, लोगों से बातचीत करने के बाद भी पुलिस ऐसे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है जिसमें ये अबेटमेंट टू सुसाइड के मामले को और ज्यादा मजबूत कर सके। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नया साल नजदीक है। नए साल से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया है और इस बार एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइल्स दागी गई हैं। पूरे यूक्रेन के 7 शहर पूरी तरह से थर्रा उठे हैं। नए साल का आगाज होने वाला है। अब ऐसे में अब 56 घंटे का वक्त कहा जाए। माना जा रहा है कि न्यूक्लियर अटैक से पहले रूस का ये ट्रेलर भर है। असली तबाही तो 2023 में नजर आ सकती है। यूक्रेन से लेकर यूरोप के देशों तक कीव के आसमान में मंडरा रहे रूसी हथियार हर किसी को खौफ से भर रहे हैं। क्या है पुतिन की नई रणनीति? कैसे अमेरिका तक एटमी हमले का डर है? ये हम आपको वॉर जोन से सीधे रिपोर्ट दिखाएंगे। ये पुतिन का ज़ेलेंस्की को न्यू ईयर पर बारूदी गिफ्ट है। ये धमाका कीव पर होने वाले न्यूक्लियर धमाके से पहले का ट्रेलर है।
कीव के आसमान पर उड़ती ये क्रूज मिसाइल बाइडेन की नींद उड़ा रही है। न्यू ईयर के 72 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन को दहला दिया। जमीन, आसमान और पानी से एक साथ 120 मिसाइलों का ताबड़तोड़ अटैक किया। कीव को दहलाया तो खारकीव को सुलगाया। ओडिशा में फिर बर्बादी की, डेनिप्रो में तबाही मचा दी, लवीव, पोल्टावा और जीटोमर में दनादन मिसाइलें गिराई। एक तरह से पूरा यूक्रेन गुरुवार को थर्रा उठा। पुतिन का मैसेज क्लियर है, आज मिसाइल गिराई है, कल एटम बम भी गिराएंगे। Должны сказать, что считаем заявление Штрах, Циммерман, Бербук и всех прочих как официальное объявление войны России и нанести упреждающий удар. Может По быть, центрам принятия решений. Знаешь, в чем с тобой не Я же миролюбивый Знаешь, человек. я в чем с тобой не соглашусь? कई अलग अलग ठिकानों से हमला किया। बेलारूस से ड्रोन अटैक किए गए, ब्लैक सी से क्रूज मिसाइलें दागी गईं, रूस के अंदर से वॉर प्लेन छोड़े गए। यूक्रेन का दावा है कि Tu-95 का भी पुतिन ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये वो परमाणु बॉम्बर हैं जो एक बार ईंधन भरने पर 8,200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज बॉम्बर Tu-22M3 भी जंग के मैदान में उतार दिया गया है। यूक्रेन का आरोप है कि नए साल से ठीक पहले रूस ने KS-22 और KS-32 मिसाइलें इसी खतरनाक बॉम्बर से लॉन्च की। ये बॉम्बर एक उड़ान में रूस से अमेरिका तक परमाणु हमला कर सकता है। रूस ने इसी बॉम्बर से मारियोपोल को मिट्टी में मिला दिया था और अमेरिका तक पुतिन के इस एक्शन से घबरा गया था। अब जंग 11वें महीने में पहुंच चुकी है तो पुतिन ने फिर से एटमी अटैक की क्षमता वाले इस हथियार पर भरोसा जताया है। Tu-22M3 5,100 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2,300 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह दुनिया के कई आधुनिकतम रडार को चकमा दे सकता है। हवा में ईंधन भरने के लिए एरियल रिफिलिंग नोज भी इसमें लगा है, जो कि इसकी रेंज बढ़ा सकता है। कहते हैं रूस ने ऐसे 2 नहीं बल्कि 13 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर यूक्रेन को तबाह करने के लिए तैनात कर दिए हैं। इनमें से कुछ ब्लैक सी में मौजूद हैं और कुछ यूक्रेनी बॉर्डर के पास। यूक्रेन का दावा है कि उसने करीब 60 मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया, मगर जिस तरह पैनिक बटन दबा है वो ज़ेलेंस्की का जीना हराम कर देगा। रूस की इस मिसाइल अटैक से लवीव के 90% इलाकों में बिजली गुल हो गई। कीव के 40% लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीर उस ये पुतिन का वो प्लान है जिसे ज़ेलेंस्की समझ नहीं पा रहे और बाइडेन टेंशन में है। रूस बड़े हमले से यूक्रेन पर ड्रोन अटैक कर रहा है। इन ड्रोन को जैसे ही यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराता है, उसके कुछ मिनट बाद ही क्रूज मिसाइलों से रूस ताबड़तोड़ अटैक कर देता है।
यानी यूक्रेन की आधी ताकत ड्रोन हमले को रोकने में खत्म हो जाती है और फिर रूस बाकी काम मिसाइल से हमला करके पूरी कर देता है। रूस को मिलने वाले इन ईरानी ड्रोन्स पर अमेरिका हाथ मसल कर रह गया है। Iran has become one of Russia's top military backers. In return for having supplied more than 300 kamikaze drones, Russia now intends to provide Iran with advanced military components, undermining both Middle East and international security. And we must expose that deal. रूस के इन नए प्लान को देखते हुए यूक्रेन से लेकर जर्मनी और ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक हड़कंप है। इटली के मंत्री का दावा है कि पुतिन न्यूक्लियर हमला करने से थोड़ी ही दूर है। इटली के डिफेंस मिनिस्टर गुइदो कॉन्सेटो का कहना है, न्यूक्लियर हमले के लिए मॉस्को को सोचने समझने की कोई बात नहीं है। अगर हालात हाथ से निकल जाते हैं और हार का खतरा रहता है, कम शब्दों में कहूं तो खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ये बिल्कुल करीब है। बेलारूस से लौटने के बाद पुतिन ने ज़ेलेंस्की को संदेश दिया था कि वो अमेरिका का पिछलग्गू बनना छोड़ दें। ये यूक्रेन के लिए बेहतर होगा, मगर ज़ेलेंस्की ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम लेकर पुतिन को उकसा दिया और फिर बातचीत के लिए 7 नई शर्तें रख दी। ये सब जानते हैं, पुतिन को 2 बातें बिल्कुल पसंद नहीं। पहली हार और दूसरी शर्तों के साथ समझौता। बस इसलिए पुतिन का पारा हाई हो गया और फिर इसके बाद तो यूक्रेन धुआं हो गया। अगर ज़ेलेंस्की इस हमले से सबक नहीं लेते हैं तो फिर न्यू ईयर पर उन्हें एक ऐसा गिफ्ट मिल सकता है जिसकी आज तक सिर्फ चर्चा हुई है। उसका दंश दुनिया ने 1945 के बाद से देखा नहीं है, यानी यूक्रेन पर परमाणु अटैक का ऑर्डर पुतिन किसी भी वक्त दे सकते हैं। वॉरजोन से विद्याराज झा की रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बिहार की। क्या बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है? दरअसल बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आते हैं और अब तो ऐसा लगता है कि सियासी पैंतरेबाजियों में नीतीश सरकार उलझी हुई है और इसीलिए अब कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुका है। क्राइम का ग्राफ बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है, जो इसकी गवाही भी देता है। वैशाली में व्यापारी और उनके बेटे को गोली मार दी गई। बदमाशों ने लाखों की नकदी और जेवरात लूट लिए। ये पहली घटना नहीं है, समझिए इसे। बिहार में महीने दर महीने अपराध के आंकड़े नीतीश सरकार को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। अब ऐसे में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं बिहार जंगल राज की तरफ एक बार फिर से तो नहीं लौट रहा। बिहार में बेलगाम अपराधी तेज रफ्तार से भागता क्राइम ग्राफ। बिहार में जंगल राज रिटर्न्स। सुशासन बाबू के राज में ऐसा लगता है जैसे बिहार का क्राइम ग्राफ बेलगाम हो चुका है। लूट, डकैती, किडनैपिंग, हत्या के मामले जिस तरह बेतहाशा पड़ रहे हैं, सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या बिहार में जंगल राज का अध्याय एक बार फिर बांचा जाएगा? अंधेरे में बिहार पुलिस सुराग खोज रही है। वैशाली की तस्वीरें हैं ये, जहां 10 मिनट के भीतर लूट की 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस मौका वारदात पर है। एसपी साहब की गाड़ी खड़ी है, एसपी साहब मौजूद हैं और पुलिस टॉर्च जलाकर मौका मुआयना कर रही है। बुधवार की रात गोरौल थाना इलाके में 2 अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने 2 ज्वेलर्स को अपना निशाना बनाया। महज 10 मिनट के भीतर 2 दुकानदारों से लुटेरों ने लाखों रुपए के आभूषण और नकदी लूट ली। इस दौरान लुटेरों ने 2 लोगों को गोली भी मार दी। प्रथम दृष्टया उनके द्वारा जो पुलिस को बताया गया है कि उनके पास से कैश अराउंड 60,000 और करीब 5 लाख के जेवर जैसा कि उनके द्वारा बताया गया, जिसकी अभी हम लोग पता कर रहे हैं। 2 घटनाएं घटी और दोनों घटनाओं पर अनुसंधान चल रहा है। हमारी इसमें स्पेशल टीम्स लग गई हैं, टीम का गठन किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है।
तो सवाल यही है कि आखिर कानून व्यवस्था किस अंधेरे में गुम हो गई है बिहार की? क्या मुद्दा अब अंधेरे में तीर चलाने पर आकर ही टिक गया है? खबर सुन लीजिए, फिर बिहार का क्राइम ग्राफ भी दिखाएंगे। वैशाली की पहली वारदात। ज्वेलर शत्रुघ्न शाह अपने बेटे विवेक के साथ दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी गोढ़िया पुल के पास कार से आए लुटेरों ने दोनों को गोली मार दी। उनके पास से सारा सामान लूटकर वो फरार हो गए। दोनों गंभीर हैं और उनका इलाज पटना में चल रहा है। वैशाली की दूसरी वारदात गौरौला थाना क्षेत्र के ही बेलवा घाट की है, जहां दुकान बंद कर लौट रहे ज्वेलर्स राकेश कुमार को निशाना बनाया गया। शेखपुरा के पास लुटेरों ने राकेश से 5 लाख रुपए की ज्वेलरी और करीब 60,000 रुपए लूट लिए। तो फिर सवाल यही है कि सुरक्षा और जानमाल की गारंटी आखिर देगा कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात के अंधेरे में घर लौटने की वजह से ठीकरा पीड़ित पक्ष पर ही फोड़ दिया जाएगा, जैसे जहरीली शराब के मुद्दे पर हुआ था। उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। सच जो बिहार में क्राइम का है वो कड़वा है। आंकड़े जो बिहार में अपराध के ग्राफ के हैं वो सुरक्षा को लेकर आशंका पैदा करते हैं कि आखिर सुरक्षित है कौन बिहार में। साल खत्म होने को है और इसी साल के अब तक के आंकड़ों को जरा देख लीजिए। 12 दिसंबर 2022 समस्तीपुर में 5 बदमाशों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पिस्तौल के बल पर 50 लाख रुपए की लूट की। 15 दिसंबर 2022 पटना में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 9 दिसंबर 2022 सीतामढ़ी में एक युवक की हत्या हुई और भोजपुर में ऑटो सवार युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। 7 दिसंबर 2022 पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में भारतीय स्टेट बैंक की एक ब्रांच से अपराधियों ने 12 लाख रुपए से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया। 19 सितंबर 2022 मुजफ्फरपुर में आईसीआईसीआई बैंक से 14 लाख रुपए की लूट हुई। आंकड़े अगर मजबूत गवाही देते हैं तो इन आंकड़ों को सुना जाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बिहार धीरे धीरे एक बार फिर उसी पटरी पर शिफ्ट हो रहा है जो जंगल राज की तरफ जाती है। बात इतनी भर नहीं है, अलार्म बज रहा है। जनवरी से लेकर अगस्त तक के आपराधिक मामले चौतरफा बढ़े हैं। इन 8 महीनों में बिहार में 2000 से ज्यादा मर्डर हुए, 185 डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया गया, 27,000 से ज्यादा चोरी की घटनाएं हुई, 3,000 से ज्यादा दंगे सामने आए, 8,119 अपहरण की घटनाएं घटी, 1,000 से ज्यादा रेप के मामले सामने आए, जबकि बच्चों की फिरौती के 26 मामले बिहार में जनवरी से अगस्त के बीच दर्ज हुए। सरकार बदली है लेकिन साहब तो वही है, समीकरण बदला है पर सिस्टम तो वही है। फिर अपराध की स्थिति बेलगाम क्यों होती दिख रही है? क्या बिहार का सिस्टम किसी दबाव में है? क्या कानून व्यवस्था कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है? सुशासन के डंके की आवाज कहीं सिर उठाते जंगल राज में दब तो नहीं रही? 2024 की सियासी और सत्ता समीक्षाओं से इतर बिहारियों की सुरक्षा समीक्षा ज्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।